Hi guys, so today we'll be starting with chapter number 1 of history. The name of the chapter earlier was bricks, beads and bones, but अब उसे change कर दिया गया है the story of the first cities, हरप्पन archaeology पे. Okay, तो हम पहले पेज नंबर 1 ऑफ द चैप्टर से शुरू करेंगे. इधर इम्पॉर्टेंट क्या है, आई जस्ट बी डिस्कसिंग एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट आंसर्स ऑफ द चैप्टर. तो इसमें सबसे पहले बात होती है हरप्पन सील की. नाउ व्हाट इज़ अ सील? आई प्लेस अ पिक्चर ऑफ द सील इन द वीडियो. ये होती है सील जिसपे प्रेस करके सम मार्क्स और सिंबल्स लगाए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं एक स्टोन पे. दैट इज़ कॉल्ड अ सील. पहले ये इंस्क्रिप्शंस टाइप में यूज़ होता था. तो फर्स्ट वील नो अबाउट द हरप्पन सील. ये तुम्हारा शॉर्ट मार्कर में आ सकता है. बेसिक पॉइंट्स याद कर लो. हरप्पन सील, it was made of steatite. Steatite was a defined material. ठीक है, it was made of steatite. Animal motifs थे. तो motifs का मतलब क्या होता है? motifs का मतलब होता है pictures, कि animals की pictures लगी हुई थी उस सील पे. साइंस थे, ठीक है, जैसे कि ये साइंस दिखाए हुए हैं. these were the signs. ये animal motifs हैं. and steatite की बनी हुई थी. the material was steatite. एंड द हरप्पन स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज, ठीक है, वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है. अनडिसाइफर्ड का मतलब है कि वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, कोई समझ नहीं पाया है. येट वी हैव ग्रेट नॉलेज. बुक में बताया गया है कि फिर भी हमारे पास इतनी अच्छी नॉलेज है हरप्पन कल्चर की. वाई? बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कि क्या थे, जो कि इधर लिखे हुए हैं. हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स. इस सब से हमारे पास वॉट दे लेफ्ट बिहाइंड, इस सब से हमारे पास ग्रेट नॉलेज है उनके कल्चर के बारे में. सो दिस वॉज द मोस्ट बेसिक थिंग जो तुम्हें समझनी थी इस चैप्टर के लिए. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि ये था क्या. सो गाइज, द फर्स्ट सिविलाइजेशन was the Indus Valley civilization in the history. Okay, यहाँ से पूरा civilization और culture का process शुरू हुआ. It was also known as the Harappan culture because Harappan was the first city or place to be discovered. It was the oldest one. तो geography ये कहाँ तक फैली हुई थी उस टाइम पे. हम अभी के टाइम की बात नहीं कर रहे, पास्ट पहले के टाइम की बात कर रहे हैं. तब इसका पूरा एक्सपेंस था अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात. ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान है. ये इस पूरे एक्सपेंस में फैली हुई थी. यहाँ पे उसके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाइंड हुए हैं, जैसे कि बीड्स, सील्स, स्टोन्स, पॉट्स, ये सब इधर फाइंड हुआ है. तो वो क्या प्लेसेस थी? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान और गुजरात. नाउ अब ये पूरी सिविलाइजेशन कब तक और कौन से पीरियड में थी? तो इट वॉज बिटवीन 2600 टू 1900 बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, 2600 टू 1900. ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. और ये पूरा हरप्पन कल्चर वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू phases, which was the early Harappan and the late Harappan. Late Harappan is also known as the mature Harappan. Okay, now we'll move on to next important topics. Page wise हम करेंगे cover. I'll just be discussing and explaining the most important topics to you, क्योंकि अभी तक I hope कि आप सबने chapter एक दो बार तो पढ़ ही लिया होगा and you must be knowing कि क्या है chapter में. So I'll just be going through the important and the most probable answers that are going to come in the chapter. So guys, the next important topic is on page number 3, which is agricultural technologies. ठीक है, तो अब ये important topic है, इसको मैं जल्दी से cover करा देती हूँ आपके लिए. तो agricultural technologies, सबसे पहली बात कि इसकी prevalence हमें कैसे पता चलती है. prevalence यानी हमें कैसे पता चला कि बट एक्चुअल प्रैक्टिस थोड़ी डिफ़िकल्ट है बताने को, क्योंकि सिर्फ ग्रेन्स के फाइंड से ज़रूरी नहीं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि प्रेवलेंस हमें पता चलती है फ्रॉम फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स. एक्चुअल प्रैक्टिस इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि
यहाँ पे है ना representation on seals terracotta sculpture indicate that the bull was known. ठीक है, representation on seals, representation मतलब pictures, seals पे, ठीक है. और terracotta is a type of burnt bricks होती है ना, जो वो material होता है terracotta. terracotta sculpture, जो sculpture इधर दिखा रखा है बुल का, फिगर 1.3, ठीक है. इनसे हमें पता चलता है कि बुल वॉज नोन, यानी बुल काम आती थी एग्रीकल्चर के. थर्ड पॉइंट है कि ऑक्सन से प्लाउइंग करते थे वो, ठीक है. प्लाउइंग इज एन एग्रीकल्चरल वो मेथड, ठीक है. तो ऑक्सन बुल का हमें पता चलता है रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स प्लस टेराकोटा स्कल्पचर से. थर्ड वही कि ऑक्सन प्लाउइंग के लिए यूज़ होती थी. फोर्थ पॉइंट है हमारा कि टेराकोटा मॉडल्स, वही कि बर्न्ट ब्रिक्स के मॉडल्स, ठीक है, ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली एट हरियाणा. ये तुम्हें याद करनी है, ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, आंसर में लिख के ही आना है, और इसकी मैप पॉइंटिंग भी आ सकती है. तो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो वर फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली. देन एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड आता है कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है. एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड, एक फील्ड का एविडेंस मिला कालीबंगन में. देन 6th पॉइंट है एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था. ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ठीक है. तो एडवांस्ड एग्रीकल्चर. फिर आता है हमारा 7th पॉइंट कि सेमी एरिड लैंड्स. इसका मतलब क्या है? एरिड का मतलब होता है ड्राई, तो सेमी ड्राई यानी रेनफॉल होती थी थोड़ी बहुत और थोड़ा सा ड्राई था, ठीक है. तो इसका मतलब है कि इरिगेशन प्रैक्टिस होती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती थी. तो सेमी एरिड लैंड्स, इरिगेशन वाज प्रैक्टिस्ड. नाउ द 8th पॉइंट वाज ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स. हमें शॉर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं जहाँ पे वाटर रन होता था. एंड द लास्ट पॉइंट इज वाटर रिजर्वॉयर्स हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, गुजरात, ठीक है. तो ये क्विक रिविजन हो गया हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का. So guys, our next and another important topic is Mohenjo-daro, which is known as a planned urban center. तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्यों माना जाता था एक planned urban center. Okay guys, so सबसे पहली बात तो Mohenjo-daro was the most well-known site of the Indus Valley civilization. ठीक है. Now the settlement of Mohenjo-daro was divided into 2 parts. ठीक है, ये बहुत important है, into 2 parts. सो सबसे पहली थी स्मॉलर बट हायर, यानी स्मॉलर बट हायर, ये इससे हायर है ना, ठीक है. एंड द सेकेंड वन वॉज लार्जर बट लोअर, तो ये इससे लार्ज है, इससे बट लो है ना. सो दिस वन वॉज द हायर एंड दिस वन वॉज द लोअर. ओके, तो अब बात करेंगे द स्मॉलर बट हायर. जो ऊपर थी वॉज नोन एज द सिटाडेल, ठीक है, दिस वॉज नोन एज द सिटाडेल. एंड द लार्जर बट लोअर, जो नीचे थी वॉज नोन एज द लोअर टाउन, ठीक है. नाउ अनदर फीचर वॉज कि जो सिटाडेल था वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बना था, इसलिए वो ऊंचा था, ठीक है. उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स होते थे, इस कारण वो ऊंचा था. मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, मड ब्रिक से बने हुए प्लेटफॉर्म्स. ओके, एंड इट वॉज वॉल्ड, ठीक है. इनके बीच में एक दीवार थी, ठीक है, विच मीन्स कि ये दोनों बहुत वेल सेपरेटेड थे. द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, बट लोअर टाउन की बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स पे बनती थी, ऑन प्लेटफॉर्म्स विच एक्टेड एज फाउंडेशंस यानी एकदम बेसिक जो नीचे होता है, विच एक्टेड एज फाउंडेशंस. और जब वो प्लेटफॉर्म्स बन जाते थे उन्हीं पे सारी बिल्डिंग एक्टिविटी अकर होती थी, उन्हीं पे सब काम करते थे. तो दिस वॉज अबाउट द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. नाउ अनदर फीचर इज कि पहले जो हमारी सिटी है मोहेंजोदारो, सब प्लान होता था और फिर इम्प्लीमेंट होता था. ऐसे नहीं कि बिना प्लान के ही सब करना शुरू कर दिया, नहीं. इट वॉज वेल प्लान्ड एंड देन इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल है कि ब्रिक्स, देयर वर 2 काइंड्स ऑफ ब्रिक्स, सन ड्राइड और बेक्ड, ठीक है. 2 टाइप्स की ब्रिक्स यूज होती थी और उनका स्टैंडर्ड रेशियो होता था 2:4, यानी 2 उनकी लेंथ होती थी और 4 उनकी ब्रेड्थ होती थी. थ्रू आउट द हड़प्पन कल्चर यही था स्टैंडर्ड रेशियो. इससे हमें पता चलता है कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द सिटाडेल, जिसका एक अलग से पैराग्राफ है ऑन पेज नंबर 8 पे. तो सिटाडेल वॉज यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस, ऐसा माना गया है, क्योंकि वहाँ पे
दो पब्लिक प्लेसेस मिली हैं. फर्स्ट वन वाज द वेयर हाउस. ठीक है, वेयर हाउस बहुत मैसिव था, बड़ा था, बट उसका सिर्फ लोअर ब्रिक रिमेन्स, ये दिख रहा है, उसके सिर्फ लोअर ब्रिक रिमेन्स रह गया है. तो बट इट वाज अ वेरी मैसिव स्टोर हाउस और उसके पास लोअर ब्रिक रिमेन्स रह गए हैं. एंड द सेकेंड वन वाज द ग्रेट बाथ. ये आई गेस अगर तुमने मोहेंजोदारो मूवी देखी है, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, उसमें जो गाना आता है वो ग्रेट बाथ में ही होता है. तो ग्रेट बाथ के क्या फीचर्स हैं? लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, स्विमिंग पूल की तरह ऐसे टैंक होता है. ठीक है, कोर्टयार्ड होता है चारों तरफ से. ठीक है, कोर्टयार्ड यानी ऐसे एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, फिर स्टेप्स यानी इस पूल के पास सीढ़ियाँ होती हैं. ठीक है, ठीक है. फिर रूम्स, 3 साइड्स पे यहाँ रूम्स होते हैं. ठीक है, रूम्स हैं इधर पूरे में. एंड लार्ज वेल होता है जिसमें पानी होता है. यहाँ पे आके लार्ज वेल होता है. ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ. और 2 और फीचर्स हैं. ड्रेन्स, बाथरूम से कनेक्टेड होते हैं जिससे पानी सारा ड्रेन्स में चला जाता है. एंड इट वॉज प्रॉबेबली यूज फॉर अ रिचुअल बाथ. ठीक है, रिचुअल बाथ, कि इसका कोई डिवाइन और रिचुअल मीनिंग था. इट वॉज यूज फॉर रिचुअल पर्पसेस. तो ये हमारा कवर हो गया है मोहेंजोदारो और उसके सारे फीचर्स. प्लान्ड सिटी, अर्बन सेंटर, उसका सिटाडेल, उसका लोअर टाउन. 2 और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमें बताते हैं कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स आर लेइंग आउट ड्रेन्स, कि वेल ड्रेन्स थे वहाँ पे, सारे ड्रेन्स बाथरूम से कनेक्टेड थे जो कि एक पाइप से होते हुए एकदम थिन कैनाल्स में जाते थे. एंड अनदर पॉइंट इज़ दी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कि घर कैसे बने होते थे. प्रॉपर विंडोज़ होती थी. ठीक है, कोर्टयार्ड होता था. प्रिवेसी पूरी सही रहती थी उधर, क्योंकि जो एंट्रेंस है उससे सिर्फ कोर्टयार्ड दिखता था, कोई रूम विजिबल नहीं होता था. तो दीज वर द बेसिक फीचर्स ऑफ द मोहेंजोदारो एज अ प्लान्ड सिटी, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So guys, here comes our next topic. It is on page number 9 and this is a important topic. Short markers में ये आता ही आता है. इसका टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. तो अब इसका मतलब है कि क्या हड़प्पन कल्चर में कोई सोशल डिफरेंसेस थे, कि मतलब कोई रिच था, कोई पुअर था, कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी था, मतलब ऐसे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं. ठीक है, तो अब हम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये 2 टाइप से पता लगाया. एक होता है बरियल्स. ठीक है, इसका मतलब होता है कि द वे पीपल आर बरीड व्हेन दे आर डेड. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, कि जो बचे हुए जो हमारे बचे हुए वो हैं आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स हैं या लग्जरी ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेरियल्स. ठीक है, तो इसमें है कि हड़प्पन कल्चर में बेसिकली प्राइमरीली लेड इन पिट्स होते थे. जो पिट्स बनती थी उनमें लिटा दिए जाते थे डेड पीपल. एंड ऐसा भी पता चला है कि कुछ पिट्स ब्रिक्स की बनी हुई होती थी, तो शायद मे बी वो ज़्यादा अमीर होते होंगे जो ब्रिक्स की पिट में लेट डाउन किए जाते थे. ठीक है, और जो ग्रेव्स थे वो उनमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिले हैं, जैसे कि पीपल वर बरीड विद पॉटरी, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स. ठीक है, बोथ मेन एंड वीमेन. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज जो 3 शेल रिंग्स फेमस है जैस्पर मटेरियल से जो बनी हुई थी, जो कि एक मेल के स्कल के पास मिली थी. ये भी तुम इंक्लूड करोगे इसमें. और कॉपर मिरर्स भी मिले जाते हैं डेड लोगों की पिट्स में. ठीक है, तो मे बी शायद इससे पता चलता है कि जिनके में ज्वेलरी, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स दफना दिए गए हैं उनके साथ वो शायद ज़्यादा अमीर थे. ऐसे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता करने की कोशिश करी गई है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफैक्ट्स. तो आर्टिफैक्ट्स 2 चीज़ों में क्लासिफाई करे गए हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज. तो यूटिलिटेरियन का मतलब है वो सारे मटेरियल्स जो हम डेली यूज़ में काम करते थे, उस टाइम के लोग डेली यूज़ में पाए जाते हैं. तो इसमें वो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं जो मिले हैं. तो ये स्टोन और क्ले के बने होते थे, मतलब जो कि चीप मटेरियल्स होते थे उनके बने होते थे. वो नॉर्मल चीज़ें होती थी जैसे कि पॉट्स, नीडल्स, सब कुछ जो नॉर्मल है.
ठीक है। और फिर वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी, वो हर जगह पाई जाती थी क्योंकि एवरी वन यूज टू यूज़ इट, ठीक है। इट वॉज वाइड स्प्रेड, ठीक है, वो हर जगह पाई जाती थी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज लग्जरीज, ठीक है। ये रेयर आइटम्स होते थे। अब इनके 3 फैक्टर्स हैं कि हिस्टोरियंस जो क्लासिफाई करते हैं लग्जरीज के लिए। फर्स्ट, वो कॉस्टली होते थे, नॉन लोकल मटेरियल से बने होते थे, यानी कि जो उनका मटेरियल होता था वो ट्रेडिंग से आता था, वो हड़प्पन में ही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही नहीं होता था, वो नॉन लोकल मटेरियल होता था और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बनते थे। ऐसा पता चलता था कि ये लग्जरी आइटम है। तो 3 पॉइंट्स क्या है, कॉस्टली, नॉन लोकल मटेरियल से बनते थे और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती थी। इसका एग्जाम्पल है पॉट्स ऑफ फायंस, ठीक है। दिस वॉज अ मटेरियल जो कि काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट करके बनाया जाता था, ग्राउंड सैंड, सिलिका मिक्सड विद कलर एंड गम देन फायर्ड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है परफ्यूम बॉटल्स जो कि हमने मोहनजोदारो में मिली गई हैं। सो दीज वर द वेज ऑफ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो कि हिस्टोरियंस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइंडिंग सोशल डिफरेंसेस इन बेरियल्स एंड थ्रू आर्टिफैक्ट्स, जो कि फर्दर 2 पॉइंट्स में कैटेगराइज्ड हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। तो ये हो गया ये शॉर्ट क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसका कंबाइंड। सो दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक। So now another topic is strategies of procuring materials, ठीक है guys। अब हम इसमें ये जानेंगे कि वो मटेरियल्स कहाँ से लाते थे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कैसे गैदर करते थे मटेरियल्स। तो इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, ठीक है। सो पहली 2 स्ट्रैटेजीज हम पढ़ेंगे, विच इज़ नंबर 1 स्ट्रैटेजीज एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स। वहाँ के लोगों ने कुछ सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश कर दी थी जो कि उन जगहों के पास थी जहाँ पे वो मटेरियल्स मिलते थे, ठीक है। नाउ वील स्टडी अबाउट दीज प्लेसेस। तो फिर नंबर 1 इज़ नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। वो शेल के लिए एस्टैब्लिश थी, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट थी जो शेल, जहाँ से शेल मिलता था। शोरतुघई जो कि फार ऑफ अफगानिस्तान में है, वहाँ से हमें लापिस लजूली मिलता था जो कि एक प्रेशियस ब्लू स्टोन है। फिर लोथल जो कि हरियाणा में है, या आई गेस हाँ हरियाणा में है, उधर से हमें कार्नेलियन मिलता था जो कि एक स्टोन है। एंड देन राजस्थान और गुजरात से, नॉर्थ ऑफ राजस्थान और साउथ ऑफ गुजरात से हमें स्टीयरटाइट मिलता था, स्टीयरटाइट जिससे सील्स बनती थी, हमने शुरू में पढ़ा था ना। एंड देन राजस्थान से मेटल प्रोक्योर होता था। तो दीज वर दी एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 इन स्ट्रैटेजीज का है दैट दी हड़प्पन पीपल एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स। इसमें हमने ये 4-5 सेटलमेंट्स बता दी हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेंड एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशंस का मतलब होता है जैसे ट्रिप्स, टूर्स, जैसे वो होता है ना, एक्सपेडिशंस भेज देना, ठीक है, कि लोग उधर जाके लेके आते थे। तो सबसे पहला है इधर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान जिधर से कॉपर मिलता था। साउथ इंडिया से गोल्ड लाते थे। गाइस ये प्लेसेस प्लीज़ याद कर लो, ये मैप पॉइंटिंग में आती हैं, ठीक है। तो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से कॉपर आता था, साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। और खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान गानेश्वर जोधपुरा कल्चर के लिए भी फेमस है, जहाँ पे बहुत सारी यूनिक और नॉन हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले थे, ठीक है। गानेश्वर जोधपुरा कल्चर इन खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। और अनदर फैक्टर ऑफ सेंडिंग एक्सपेडिशंस था कि कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़ हो जाती थी। वहाँ पे जो लोग जैसे हड़प्पा से जाते थे, वो इन जगहों पे जाते थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते थे ना, उनसे भी उनकी बातचीत हो जाती थी। तो इट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। नाउ वी लर्न अबाउट द कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, ठीक है, जो कि है हमारा ट्रेड। हाँ, तो कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, जो कि हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में कि कहाँ कहाँ से ट्रेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता है गाइस। तो फिर सबसे पहला है ओमान के साथ, ठीक है। कॉपर जो आता था ना, वो ओमान से आता था, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है ना कि कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, ठीक है। एंड जो केमिकल एनालिसिस हिस्टोरियंस ने करी ना, उससे पता चला कि जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं
हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स और जो ओमान का कॉपर है उनमें ट्रेसेस ऑफ निकल पाए गए हैं विच सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब कि वो कहीं ना कहीं सेम ओरिजिन से आए हैं, ठीक है। तो वील रिवाइज दिस अगेन कि जो कॉपर ओमान से आता था वो और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में ट्रेसेस ऑफ निकल पाए गए हैं। निकल इज इन वो क्या कहते हैं, वही अलॉय वगैरह टाइप्स है, ये कॉमन ओरिजिन पाया गया है इनका। और एक और बात जो हमें ओमान में मिली है वो है लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद ब्लैक क्ले की थिक लेयर, ठीक है, विच प्रिवेंटेड पर्कोलेशन ऑफ वाटर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, कि उससे वो जो लिक्विड था वो लीक नहीं होता था और गर्म नहीं होता था, ठीक है। तो लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद ब्लैक क्ले थिक लेयर हैज़ बीन फाउंड एट ओमान। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ओमान और हड़प्पा का ट्रेड होता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामियन। अब देखो मेसोपोटामिया क्या था। मेसोपोटामिया एक कंटेम्परेनियस सिविलाइजेशन थी। अब कंटेम्परेनियस का मतलब है कि जो उस टाइम साथ में चल रही थी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है प्रेजेंटली, ठीक है। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया कंटेम्परेरीज थे, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो कि थर्ड मिलेनियम बीसीई में है वो बात कर रहे हैं कॉपर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मगन, ठीक है। तो अब हिस्टोरियंस ने ये डिसाइफर किया है इससे कि मगन शायद वो ओमान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कॉपर में भी निकल पाया गया है। यानी मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में ओमान का नाम मगन था। फिर हमें पता चलता है कि हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीड्स लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट में मिली गई हैं, कि ये भी ट्रेड होती थी। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में 3 जगहों की बात होती है। फर्स्ट इज दिलमुन जो कि बहरेन की बात है, देन इज मगन जो कि ओमान है, एंड देन इज मेलूहा जो कि प्रोबेबली हड़प्पा है, ठीक है। ये नेम्स याद कर लो, दिलमुन बहरेन के लिए, मगन ओमान के लिए और मेलूहा हड़प्पा के लिए। उधर हजा बर्ड, मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में हजा बर्ड की डिस्कशन की गई है हड़प्पा के लिए। हजा बर्ड को हिस्टोरियंस पीकॉक से ही डिसाइफर करते हैं कि हजा बर्ड का मतलब शायद पीकॉक है। द लास्ट पार्ट इज कि ये जो सारा कॉन्टैक्ट था, ये जो सारा ट्रेड होता था वो बाय सी होता था, बाय वाटर होता था। अब इसके हमारे पास 2 वो हैं प्रूफ्स, ठीक है। मेलूहा यानी कि जो हड़प्पा है उसको लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा जाता था, ठीक है, इन दी मेसोपोटामियन टेक्स्ट लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है। और उनकी सील्स पे भी डिपिक्शन है शिप्स की और बोट्स की। जो उनकी सील्स हैं उन पे शिप्स और बोट्स की वो है इंस्क्रिप्शंस और डिपिक्शंस। तो ये हमारा कवर हो गया ट्रेड एंड मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट। Now our next and another important topic is ancient authority। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हिस्टोरियंस क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ क्या कोई अथॉरिटी थी, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई अथॉरिटी थी कि जो सब कुछ रेगुलेट करती थी, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे हमने देखा कि सब कुछ प्लान्ड होता था, प्लानिंग होती थी, है ना, ब्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। कि वर देयर एनी रूलर्स, ठीक है, वर देयर एनी रूलर्स। तो फिर सबसे पहले वील स्टडी कि वाई डिड हिस्टोरियंस थिंक कि वहाँ कोई एंशिएंट अथॉरिटी थी, द रीजन्स दैट फोर्स देम टू डू सो, ठीक है। तो ये 6 रीजन्स आई हैव नोटेड डाउन, वील जस्ट लर्न देम क्विकली। रीजन नंबर 1 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी से क्या मतलब है कि सारी पॉटरी, वेट्स, क्लेस से जो हमारी ब्रिक्स थी, ठीक है, जो हमारी सील्स थी वो सारी यूनिफॉर्म थी, उनका एक ही पैटर्न होता था, ठीक है। एंड नाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एक ही रेशियो होता था ब्रिक्स का, है ना, कि 2 टाइम्स होती थी लेंथ और 4 टाइम्स होती थी ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये किसने रखा भाई, इतनी यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आई?
फिर हमारा थर्ड पॉइंट है स्ट्रैटेजिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, जो कि हमने अभी पढ़ी थी, बालाकोट, नागेश्वर, जहाँ से हम सारे मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम वो सारी स्ट्रैटेजिक प्लेसेस लिख देंगे, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि ये ना तुम्हारा उसमें आता है सिटाडेल के अंडर कि लेबर वॉज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ठीक है, कि उन्हें ऑर्डर्स मिलते थे, प्रॉबेबली लेबर वॉज मोबिलाइज्ड, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, कौन से दो स्ट्रक्चर्स थे वो, फर्स्ट था हमारा वेयर हाउस और फिर था हमारा ग्रेट बाथ, ठीक है। ये पब्लिक स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए, किसी रूलर ने बनाए होंगे, शायद किसी रूलर के लिए बनाए गए हों, है ना। और फिर हमारा लास्ट आता है प्लान्ड सेटलमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था, प्रॉपर ड्रेन्स होती थी, ये सब आएगा इसके अंदर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इसी के अंदर जो पीपल फॉरगेट राइटिंग इन देयर आंसर्स इज ओपिनियंस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स, कि आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या सोचते थे। तो 4 टाइप्स के ओपिनियंस हैं जो हम लिखेंगे आंसर में। नंबर 1 कि देयर वर अ सेट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स हु थॉट कि कोई रूलर नहीं था, एवरीबडी इंजॉयड एन इक्वल स्टेटस। नाउ सेकेंड नंबर, अ ग्रुप ऑफ पीपल थॉट कि कोई एक रूलर नहीं था, देयर वर सेवरल रूलर्स, जैसे कि मेसोपोटामिया का अलग था, हरप्पा का अलग था, ठीक है, प्लेसेस के हिसाब से डिफरेंट रूलर्स, ओके। फिर थर्ड था कि थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल सेट कि सिंगल स्टेट है, ठीक है, कि कोई एक ही रूलर है स्पेसिफिक, जो जिसका यूनिफॉर्मिटी इतना ज़्यादा है, देयर वॉज वन स्पेसिफिक रूलर। एंड देन द फोर्थ एंड द मोस्ट प्लॉजिबल यानी सेंसिबल, और जो लोग कि लोग मोस्टली इसी को अग्री करते हैं कि पूरी कम्युनिटी ही डिसाइड करती थी, एंटायर कम्युनिटीज यूज टू कम टुगेदर एंड फॉर्म द प्लान एंड पॉलिसीज। तो एंटायर कम्युनिटीज, द कम्युनिटीज एज अ होल वर द रूलर्स। तो दिस was the explanation of the ancient authority. ये भी क्वेश्चन आता ही आता है. It is the most basic and the most important question for chapter 1. So now comes our another topic, which is the end of the civilization. कि जो civilization थी, जो हड़प्पन culture था, वो कब ख़त्म हुआ और कैसे ख़त्म हुआ. How can we say that there was the end of the civilization? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि the evidences, ठीक है, कि हमें कैसे, कि हिस्टोरियंस को कैसे पता चला दैट द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. तो इसके मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, वील डिस्कस देम. तो सबसे पहला पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स जहाँ जहाँ हमें मिले थे हिस्टोरियंस को, वहाँ से फिर डिसअपियर हो गए उस टाइम पीरियड के बाद, जो कि है 1800 BCE. उसके बाद ना हिस्टोरियंस को मिले नहीं वो, ठीक है, उससे पहले के मिले. सो द डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स वाज द थिंग्स दैट द पीपल यूज्ड, ठीक है, वो डिसअपियर हो गया, ठीक है. देन सेकंड पॉइंट कम्स राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो कि हमने पढ़ा, और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड, ये भी नहीं था वहाँ एनी मोर, ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट कि फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, कि बहुत कम मटेरियल चाहिए होता था बहुत कम चीज़ें बनाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती थी अब बल्क में, कम ही बनती थी तो कम मटेरियल चाहिए होता था. एंड देन फोर्थ कि हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स also fell drastically. There were no more house construction techniques. Large public structures भी बनने बंद हो गए totally. Okay, so these were the evidences which forced the historians to think that the civilization came to an end. Now we'll read the reasons for the end of the civilization. Okay, कि किस कारण आई होगी civilization to an end, ठीक है. तो बुक में 5 ही रीजंस दिए हुए हैं, ये 2 मैंने ऐड करे हैं, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो वील रीड देम क्विकली. नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 3 एक्सेसिव फ्लड्स, नंबर 4 शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, जो कि वो मोहनजोदारो वाली मूवी है उसमें दिखाया है कि डैम का ओवरफ्लो हो जाता है ना, फ्लड आ जाती है ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है. ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, बेसिकली नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड्स की वजह से,
ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। एंड फिर 6th पॉइंट है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है, इज़ फॉरेन इन्वेजन दैट ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस अटैक्ड एंड आर्यंस ने इन्वेजन किया तो दी हरप्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। एंड लास्ट इज स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक, कोई भी डिजीज़ फैल गई हो जिससे सबकी डेथ हो गई हो। तो दीज वर द रीजन्स फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज फॉर लॉन्ग आंसर्स। नाउ कम्स आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. दिस one is problems of piecing together the past. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या लिखा है कि द हरप्पन स्क्रिप्ट तो काम नहीं आई क्योंकि इट कुड नॉट बी डिसाइफर्ड, राइट. सिर्फ मटेरियल एविडेंस काम आया हमारे लिए, है ना. अब हम इसकी शॉर्ट कमिंग्स नोट करेंगे कि जो मटेरियल एविडेंस काम आया है वो कितना फैक्चुअल है, कितना टिपिकल है या फिर एक्सीडेंटल है. तो हमारे पास इसके लिए हैं 3 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 इसकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो थे उस टाइम, विच वर क्लॉथ, लेदर, वुड, वो सब तो डिकम्पोज हो गए, राइट. देन द ब्रोकन एंड यूजलेस मटेरियल्स वुड हैव प्रोबेबली बीन थ्रोन अवे, ठीक है, बाय द ओनर्स. जो भी टूटा फूटा सामान है और यूजलेस सामान है, और जो बची हुई चीज़ें थी वो रिसाइकल हो गई होंगी. एंड जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे दे वर आइदर लॉस्ट और होर्डेड मतलब कि रख के भूल जाना, ठीक है. सो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है वो एक्सीडेंटल है रादर दैन टिपिकल. वो एक्सीडेंटली हमारे हिस्टोरियंस को मिल गए हैं. नाउ वील टॉक अबाउट क्लासिफाइंग फाइंड्स, ठीक है, कि हिस्टोरियंस फाइंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि जो मिला है वो कैसे मटेरियल का है. इसमें आ जाता है कि वो स्टोन का है, क्ले का है, मेटल का है, किस चीज़ का है. देन पॉइंट नंबर 2 कम्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है. अब फंक्शंस 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज़ कि हिस्टोरियंस उसे रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट थिंग्स, अभी की जो चीज़ें उनसे रिजेंबल करके समझते हैं. अब एक बात बताओ कि सपोज तुम हिस्टोरियन हो, अभी तुम्हें पता है कि पॉट ऐसा दिखता है, ठीक है. अगर तुम कोई पुरानी चीज़ दिखोगे यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ ये तो पॉट है. तो फिर रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल पॉट्स, बीड्स, ओके. द सेकेंड पार्ट इज कि बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, कि वेदर इट वॉज फाउंड इन किचन. अगर किचन में मिला है कोई इक्विपमेंट या कोई मटेरियल तो वो किचन के पर्पसेस के लिए ही होगा. वेदर इट वॉज फाउंड इन ड्रेन. तो देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस. हिस्टोरियंस को इनडायरेक्ट एविडेंस पे भी डिपेंड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ट्रेजेस ऑफ कॉटन मिले हैं तो मतलब वहाँ पे क्लोथिंग की कोई वर्कशॉप थी, यहाँ वहाँ पे कॉटन ग्रो होता था, ये था इनडायरेक्ट एविडेंस. देन कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ डेवलपिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. हिस्टोरियंस को रेफरेंसेस बनानी पड़ती हैं चीज़ समझने के लिए. फर्स्ट इज़ द कल्चरल सीक्वेंस, ठीक है, कि ये कौन सी सीक्वेंस में था. एंड देन इज़ द कंटेम्प्रेरीज मैंने बताया था कि जैसे कि हरप्पा की कंटेम्प्रेरी थी मोहेंजोदारो. तो ये सब इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तब जाके फाइंड्स क्लासिफाई होते हैं एंड चीज़ें समझ में आती हैं. So guys, that is it for today's video and I hope you're doing great and learning well. Also, I'll be really happy if you could give me any suggestions of any topic which you're facing a problem with. I'll definitely make a video on those. And also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It just takes 1 single second. Happy learning.